हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक पाठ जिसका शीर्षक है शब्द विचार यानी कि मोर्फोलॉजी। तो बच्चों, जब हम शब्द के ऊपर विचार करते हैं, शब्द कैसे बने हैं, वो कितने प्रकार के हैं, तो इन सब का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं बच्चों? हम शब्द विचार यानी कि मोर्फोलॉजी के अंदर। तो आइए बच्चों, इस पाठ को शुरू करते हैं। आप सभी ध्यान से समझिएगा कि शब्द क्या है। शब्द यानी कि वर्ड। तो बच्चों, बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं जिन्हें वर्ण कहते हैं। इन वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। शब्दों को मिलाकर वाक्यों का निर्माण होता है। तो बच्चों, वर्णों से मिलकर बने शब्द, शब्द से मिलकर बनेंगे वाक्य। तो देखिए, दो चित्र दिए गए हैं। सबसे पहला चित्र किसका है? कमल का। तो ये कमल कैसे बना शब्द? स्वर रहित क प्लस स्वर सहित अ प्लस स्वर रहित म प्लस स्वर सहित अ प्लस स्वर रहित ल प्लस स्वर सहित अ। इसको इस प्रकार भी हम पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, इन सब के मिलने से क्या बना? कमल। अगला है बच्चों, देखिए उपवन। ये कैसे बना है? उ प्लस आधा प प्लस अ प्लस आधा व प्लस अ प्लस आधा न प्लस अ। इनसे बना उपवन। तो बच्चों, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, यानी कि सार्थक उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं शब्दों के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ वर्ड्स के बारे में। मुख्य रूप से शब्दों को निम्नलिखित दो भेद होते हैं। पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। किसी भाषा के वे शब्द जिनका एक निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे गाय, किताब, मकान, तालाब आदि। अगला है बच्चों निरर्थक शब्द, यानी कि किसी भाषा के वे शब्द जिनका एक निश्चित अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे चाय वाय, खाना वाना, पानी वानी। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए, चाय का मतलब तो आपको पता है, तो ये तो सार्थक शब्द है। लेकिन वाय, वाय क्या होता है? ऐसे ही खाना तो ठीक है, वाना क्या है? पानी तो ठीक है, लेकिन ये वानी क्या है? तो बच्चों, यहाँ वाय, वाना और वानी का कोई अर्थ नहीं, अतः ये निरर्थक शब्द हैं। शब्द तो हैं, लेकिन कैसे हैं? निरर्थक। अगला है बच्चों सार्थक शब्दों का वर्गीकरण। सार्थक शब्दों का वर्गीकरण चार आधारों पर किया जाता है। पहला उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर। तो बच्चों, अब हम जान रहे हैं सबसे पहले उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के प्रकार। तो बच्चों, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के 5 भेद हैं। देखिए, इसके भी 5 भेद है। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द या विदेशी शब्द और संकर शब्द। तो सबसे पहले जानते हैं तत्सम शब्द के बारे में। हिंदी भाषा के वे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत से आए हैं और उसी रूप में हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। बच्चों, आपको उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे आम्र यानी कि आम, आलस्य, उज्ज्वल, उलूक, ऊष्ट्र, उच्च, ओष्ठ, कर्ण, अंधकार, अक्षी, अग्नि, अश्रु, अर्ध, कीट, गर्दभ, घृत, चंद्र, छत्र, छिद्र, धूम्र, दंत, दुग्ध, नृत्य, नव, कपोत, कुपुत्र, कटु, कर्पूर, कर्म, पत्र, पित्र, पीठ, पक्ष, बाहु, वृद्ध, विवाह, रात्रि, मयूर, लक्ष्य आदि। आइए बच्चों, अब हम जानते हैं तद्भव शब्द के बारे में। हिंदी भाषा के वे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत से आए हैं और जिनका स्वरूप कुछ बदल गया है, यानी कि देखिए, जो सीधे संस्कृत से हमने वैसे ही ले लिए वो तो तत्सम है, लेकिन जो संस्कृत से तो आए लेकिन हमने उनको क्या कर दिया है, वो धीरे धीरे परिवर्तित हो गए हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, आम्र को हम क्या कह रहे हैं? आम। तो उसका तत्सम रूप तो क्या है? आम्र है। संस्कृत से जैसा था वैसे ही ले लिया, लेकिन यहाँ पे हमने हिंदी में जब कुछ बदल दिया तो वो तद्भव बन गया, यानी आम बन गया। ऐसे ही आलस्य, इसका क्या बन गया? आलस। ऐसे ही तत्सम है बच्चों कीट, जिसका क्या बन गया? कीड़ा। ऐसे ही गर्दभ यानी कि उसका तद्भव हो गया गधा। तो बच्चों, आपको कुछ तत्सम और तद्भव की तालिका दी गई है। इस ओर सारे तत्सम शब्द दिए गए हैं और इस ओर सारे उसके तद्भव दिए गए हैं। तो आइए एक बार पढ़ लेते हैं। आप सभी अपनी पुस्तिका में ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या है? उज्ज्वल।
उसका तद्भव उजला। मैं सबसे पहले इधर तत्सम पढ़ूंगी, फिर उसका तद्भव बताऊंगी। उलूक का उल्लू, ऊष्ट का ऊट, उच्च का ऊंचा, ओष्ठ का ओठ, कर्ण का कान, अंधकार का तद्भव अंधेरा, अक्षि का आंख, अग्नि का आग, अश्रु का आंसू, अर्ध का आधा, पक्ष का पंख, बाहु का बाह, वृद्ध का बूढ़ा, विवाह का ब्याह, पत्र का पत्ता, पितृ का पिता, पीठ का पृष्ठ। बच्चों पीठ का क्या हो गया है तद्भव पृष्ठ, आप कभी उल्टा मत कीजिएगा। अब देखिए बच्चों दूसरी तालिका, एक और तत्सम, ये तत्सम शब्द हैं बच्चों, और दूसरी ओर क्या है उसके तद्भव दिए गए हैं। तो बच्चों छिद्र से क्या तद्भव बना है, छेद। ऐसे ही दंत से दांत, दुग्ध से दूध, धूम्र से धुआं, नृत्य से नाच, नव से नया, कपोल से कबूतर, कुपुत्र से कपूत, कटु से कड़वा, कर्पूर से कपूर, कर्म से काम, सर्प से सांप, व्याघ्र से बाघ, स्वसुर से ससुर, हस्ती से हाथी, रात्रि से रात, मयूर से मोर और लक्ष्य से लाख। तो बच्चों आपने देखे कुछ तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। आइए अब जानते हैं देशज शब्दों के बारे में। तो बच्चों हिंदी भाषा की भारत की विभिन्न बोलियों से आए हुए शब्द और जरूरत के अनुसार प्रयोग किए गए शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों देखिए पहला क्या क्या है, देखिए ये कुछ देशज शब्द आपको दिए गए हैं, मैं इनको पढ़ रही हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिए। कपास, खलबली, घमासान, डिबिया, पापड़, कद्दू, खचाखच, चुटकी, ढोल, पटाखा, खटपट, गिरगिट, झूला, ताला, बिल्ली, खर्राटा, गड़बड़, ठेला, थाल, भोंपू आदि। तो बच्चों आपने पढ़ा विदेशी देशज शब्द, अब हम पढ़ रहे हैं विदेशी शब्दों को। जो शब्द विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। तो बच्चों देखिए कौन कौन सी विदेशी भाषा के हैं, देखिए अंग्रेजी के हैं, कुछ अरबी के हैं, कुछ फारसी के हैं, कुछ तुर्की के हैं, कुछ चीनी के हैं और कुछ पुर्तगाली के हैं। तो पहले हम देख लेते हैं बच्चों अंग्रेजी शब्द कौन कौन से हिंदी में आए और अब हम उनको हिंदी में उपयोग करते हैं। कौन कौन से हैं बच्चों, इंजन, बैग, कोट, कार, सिनेमा, टेलीफोन। अरबी से कौन कौन से शब्द हिंदी में आए हैं बच्चों, अखबार, खत, किताब, औरत, कानून, मालिक। फारसी से कौन से आए हैं बच्चों, अंदाजा, आसमान, शादी, चिराग, जमीन, दुकान। तुर्की से बच्चों चाकू, काजू, तोप, बंदूक, बारूद, तमंचा। चीनी शब्द कौन कौन से हैं, चाय, तूफान, पटाखा, लीची और चीकू। बच्चों ये सब क्या है, चीनी भाषा के शब्द हैं। पुर्तगाली शब्द हैं कमरा, चाबी, गमला, तंबाकू, आलपिन, साबुन आदि। तो बच्चों आपने देखा विदेशी शब्द यानी जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं, अब हम उन्हें हिंदी का ही समझते हैं लेकिन वो विदेशी शब्द हैं। अगला है बच्चों संकर शब्द। संकर शब्द क्या होते हैं, जो शब्द दो भाषाओं के मेल से बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। यानी कि वो उस भाषा के भी नहीं है उस भाषा के भी नहीं, दो भाषाओं को मिला दिया हमने। जैसे रेल एक अंग्रेजी का शब्द है बच्चों, RAIL रेल, इसको हमने गाड़ी से मिला दिया, गाड़ी हिंदी का शब्द था तो क्या बन गया, रेलगाड़ी। एक ऐसा शब्द जिसमें अंग्रेजी भी है और हिंदी भी है तो इसको हम कहते हैं संकर शब्द। ऐसे ही हवा हिंदी का शब्द है और दार फारसी का, तो क्या बन गया, हवादार, ये संकर शब्द हो गया। वर्ष संस्कृत का शब्द है और गांठ जो है वो हिंदी का है तो वर्ष गांठ। ऐसे ही टिकट अंग्रेजी का शब्द है और घर हिंदी का है तो क्या बना, टिकट घर। तो बच्चों ऐसे शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। अब हम बच्चों शब्दों के भेद पढ़ते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार हैं, पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़। तो बच्चों रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जिन सार्थक शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे तीर, चना, हाथ, चिड़िया, मेज, पानी आदि। बच्चों अगर मैं इनके टुकड़े कर भी दूंगी ना तो उसका कोई भी अर्थ निकलेगा नहीं। जैसे तीर है, अगर मैंने इसे टुकड़े कर दिए ती धन र, तो ती का भी कोई मतलब नहीं है, र का भी कोई अर्थ नहीं है। अतः इनके कोई सार्थक टुकड़े नहीं हो रहे, टुकड़े हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं, निरर्थक हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, रूढ़ शब्द। अगला है बच्चों यौगिक शब्द, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द को यौगिक कहते हैं। बच्चों यौगिक का ही मतलब है योग, योग यानी कि 2 से अधिक शब्द। जैसे डाक धन खाना, डाक खाना, चिड़िया धन घर, चिड़िया घर, पाठ धन शाला, पाठशाला, अप धन मान धन इत, अपमानित। देखिए इसमें इत प्रत्यय भी जुड़ा हुआ है।
राजधन दूत राजदूत, सेना धन नायक सेना नायक। तो बच्चों आपने देखा ये क्या थे, यौगिक शब्द। अब हम पढ़ते हैं बच्चों योग रूढ़, यानी कि बच्चों देखिए इसके नाम में ही क्या है, योग, यानी कि योग भी हो रहा है, और रूढ़ यानी कि जो हमने दो प्रकार पहले पढ़े हैं, रूढ़ और यौगिक, इन दोनों के मेल से ये बना है। इसमें यौगिक शब्द भी होंगे और ये रूढ़ भी होंगे। कैसे? वे यौगिक शब्द जो अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर किसी विशिष्ट अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे देखिए चौपाया, चौपाया का बच्चों अर्थ क्या होता है, चार पैर वाला। लेकिन हम चौपाया किसके लिए कहते हैं, ज्यादातर उपयोग किसके लिए करते हैं, पशु के लिए। ऐसे ही दशानन, दशानन यानी 10 मुख वाला। लेकिन 10 मुख वाला कौन था, रावण। एक विशेष अर्थ हो गया। जब विशेष अर्थ हो जाता है ना बच्चों, तो वो रूढ़ हो जाता है। और जब क्या है, यौगिक, यानी कि उसमें 10 प्लस आनन, 10 मतलब एक संख्या है, आनन मतलब मुख, दो शब्दों से बना है, 10 और आनन। तो ये तो यौगिक हुआ, लेकिन वो रावण के लिए क्या हो गया, रूढ़ हो गया, इसलिए हम इसको कहेंगे योग रूढ़। ऐसे ही पंकज, कीचड़ में जन्म लेने वाला, जैसे कि कमल, उसका कमल का पर्यायवाची पंकज है। ऐसे ही पीतांबर, पीले वस्त्रों वाला, पीत प्लस अंबर, देखिए अंबर मतलब क्या है, वस्त्र, और पीत मतलब पीला रंग। तो दो शब्दों से बना, लेकिन हम इसको अलग अलग कोई अर्थ नहीं है, इसका अर्थ क्या है, कृष्ण भगवान को हम पीतांबर कहते हैं ना। ऐसे ही नीलकंठ, नीले कंठ वाला किसको कहा जाता है, शंकर जी के लिए रूढ़ हो गया, तो योग रूढ़। ऐसे ही निशाचर, रात में घूमने वाला, यानी कि जिसको हम राक्षस कहते हैं। रात में तो और पशु पक्षी भी जागते हैं ना, लेकिन क्या है, ये निशाचर केवल राक्षसों के लिए ही रूढ़ हो गया है, तो इसको हम योग रूढ़ कह देंगे। अगला है बच्चों अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। सबसे पहले जानते हैं बच्चों एकार्थी शब्द के बारे में। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे सड़क, सड़क का मतलब सड़क ही है, कुछ और अर्थ नहीं है। मकान, पुस्तक, छाता, खाना, कमीज आदि। दूसरा है बच्चों अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी कहते हैं। जैसे हार, हार का मतलब एक तो होता है हार जाना, पराजय हो गई उसकी, और दूसरा फूलों का हार, वो भी तो हार है। अगला है बच्चों पत्र। ऐसे ही पत्र मतलब क्या होता है, पत्ता, है ना, तत्सम शब्द भी हमने पढ़ा था। और पत्र मतलब चिट्ठी भी होती है ना, या धातु का कोई पतला टुकड़ा है, उसको भी पत्र कहते हैं। अगला है बच्चों फल। फल मतलब क्या होता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, यानी कि परिणाम, यानी कि रिजल्ट। और दूसरा क्या है, फल होता है खाने वाला फल, या चाकू या तलवार आदि का धारदार सिरा, उसको भी फल कहते हैं। तो बच्चों अब हम जानते हैं पर्यायवाची शब्दों के बारे में। जो शब्द एक समान अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आग, आग के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, यानी कि हम आग को और क्या क्या कह सकते हैं। अनल, इसका मतलब भी आग है। अग्नि, इसका मतलब भी आग है। पावक, इसका अर्थ भी आग है। और ज्वाला, इसका भी अर्थ आग है। तो ये आग के पर्यायवाची शब्द हो गए। ऐसे ही समुद्र का पर्यायवाची है सागर, सिंधु, जलधि, वारिधि। ऐसे ही चांद का पर्यायवाची है शशि, इंदु, शेखर, चंद्रमा। और ऐसे ही जल का पर्यायवाची पानी, अंबु, वारी और तोय। अब हम जानते हैं बच्चों विलोम शब्द के बारे में। तो बच्चों जो शब्द एक दूसरे का विपरीत या उल्टा अर्थ देते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अंधेरे का उल्टा या विलोम क्या होगा, उजाला। धरती का उल्टा या विलोम आकाश। सच का झूठ, अपना का पराया, माता का पिता, आदान का प्रदान, नया का पुराना और काला का सफेद। आगे बढ़ते बच्चों, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 प्रकार हैं। पहला है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। तो बच्चों विकारी शब्द कौन कौन से हैं? वे शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर उसका रूप बदल जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे बालक खाना खाता है। तो बच्चों लिंग के कारण आया विकार। विकार का मतलब है परिवर्तन। तो कैसा, बालक खाना खाता है, लेकिन मैं बालिका खाना खाता है तो नहीं कहूंगी, मैं क्या कहूंगी, बालिका खाना खाती है। तो बच्चों खाता का खाती, देखिए यहाँ पे बदल गया, विकार आ गया, परिवर्तन आ गया। ऐसे ही मैं पढ़ रहा हूँ, तो अगर मैं हम लिख दूंगी, वचन बदल दूंगी, तो क्या हो जाएगा, हम पढ़ रहे हैं। हूं की जगह है आएगा, तो ये वचन के कारण इसमें विकार या बदलाव आ गया है बच्चों। अगला है काल के कारण आया विकार। काल के कारण तुम पढ़ते हो, तुमने पढ़ा, तुम पढ़ोगे। अगर मैंने काल बदला है तो क्रिया भी बदल जाएगी।
तो इसको कहते हैं विकार या परिवर्तन। तो ये क्या कहलाते हैं बच्चों, विकारी शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों विशेष क्या है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द होते हैं, यानी कि इनमें क्या हो जाता है, लिंग, वचन और काल के कारण बदलाव हो जाता है। अगला है बच्चों अविकारी शब्द। वे शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर उनका रूप नहीं बदलता अविकारी शब्द कहलाते हैं, यानी कि इसमें लिंग के कारण, वचन के कारण या काल के कारण किसी भी प्रकार का बदलाव या परिवर्तन नहीं आता है बच्चों। जैसे बालक दिन भर पढ़ता है, बालिका दिन भर पढ़ती है। अगर देखो लिंग मैंने बदल दिया, बालक का बालिका का कर दिया, लेकिन दिन भर रहा, यहाँ भी दिन भर है, यानी कि शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो दिन भर शब्द क्या है, एक अविकारी शब्द है। ऐसे ही अब देखिए मैंने वचन बदल दिया, बालक एवं बालिकाएं दिन भर पढ़ते हैं, बालक एवं बालिकाओं ने दिन भर पढ़ा। तो ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे मैंने काल बदला है। तो काल बदलने से क्या हो गया, फिर भी ये दिन भर ही रहा, ये बिल्कुल नहीं बदला। तो ये क्या है बच्चों, अविकारी शब्द। ऐसे ही वचन बदलने पर बालकों को दिन भर पढ़ने दो, मैं दिन भर पढ़ता हूँ, मैं या फिर बालकों, लेकिन आएगा क्या, दोनों जगह दिन भर ही आएगा। तो आपने देखा कि कहीं पर भी दिन भर शब्द नहीं बदला। उपरोक्त वाक्यों में दिन भर शब्द अलग अलग 6 वाक्यों में आया, लेकिन इसमें लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, अतः दिन भर एक अविकारी शब्द है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आप जान गए होंगे कि विकारी शब्द कैसे होते हैं और अविकारी शब्द कैसे होते हैं। तो बच्चों याद रखिए, और आपको क्या याद रखना है कि क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द होते हैं। तो बच्चों आइए एक बार इस पाठ का दोहराव कर लेते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द। और प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ शब्द विचार अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिए और निरंतर इसका अभ्यास करते रहिए।